So welcome back to the class again. I hope everyone is doing well and perfectly fine. All well? क्यों पेपर्स ठीक गए हैं? तुमरा जी तुम कुछ बोला नहीं. पेपर ठीक गया है. कौन वाला जो दिया था वो वैसा ही ठीक गया है. हाँ हाँ तो मतलब वो लोग जैसे साफ़ सुथरा दिया था तुम भी साफ़ सुथरा लौटाया है. तब तो तुम गंदा कर दिया है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके ग्रेट. सो मूविंग ऑन फर्दर. आज हम लोग आगे बढ़ेंगे. राइट चलिए बहुत बेहतरीन. सो आपको याद होगा कि पिछले क्लास में, ठीक है, पिछले क्लास में आई मीन क्लास 9 में और इस बार अभी एसिड बेस एंड सॉल्ट शुरू करने से पहले भी आई हैड टोल्ड यू कि आपका जो मैटर है, ठीक है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. राइट, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज प्योर एंड द सेकेंड वन इज इम्प्योर. खैर इम्प्योर वाले का तो आप क्लास 9 में पढ़िए लिए टंडरा के. प्योर वाला जो है इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज फर्दर. ठीक है, द फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड. राइट है कि नहीं. एलिमेंट्स में कैन बी क्लासिफाइड अगेन इनटू 3 कैटेगरीज. ठीक है, एलिमेंट्स नंबर 1 मेटल्स, नंबर 2 नॉन मेटल्स एंड नंबर 3 मेटलॉइड्स. राइट है कि नहीं. कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. कंपाउंड जो है वो 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं. पहला जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड. राइट होते हैं कि नहीं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो कैटेगराइज होते हैं जो आपको ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं. जैसे इसमें ज़्यादातर आता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स. वही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप जाइएगा तो इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट. ये सेम टू सेम ग्राफ जो है वो आपको पिछले वाले चैप्टर में भी बताए, चैप्टर शुरू करने से पहले, कि अभी आप कंपाउंड का इनऑर्गेनिक पार्ट देख रहे हो जो कि यहाँ पर है एसिड बेस एंड सॉल्ट. ठीक है, इनऑर्गेनिक पार्ट्स बोले तो मोस्टली आपको वो चीज़ें जो है वो आपको नॉन लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग थिंग्स से, रॉक्स से, मिनरल से, इससे आपको मिल जाता है. सर 2019 इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एसिड बेस एंड सॉल्ट. हमारा सिलेबस जो है वो यहाँ पर है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स. दिस इज द नेम ऑफ द थर्ड चैप्टर दैट इज वी हैव टू गो थ्रू. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. प्रिसाइजली इस चैप्टर में आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में ज़्यादा पढ़ना है और मेटलॉइड्स के बारे में थोड़ा सा. वंस अगेन एज पर द प्रीवियस वन द रेशियो इज अगेन लाइक सेम 4:6 का रेशियो. आई मीन 40:60 का परसेंटेज आप मान सकते हो. ठीक है, जिसमें 40% मुझे समझाने वाला है और 60% आपका रटने वाला है. टी क्या है ये? क्या रे? सो दिस इज द सेम, यू हैव टू गो इन सच अ वे. क्लियर है. समझाने लायक जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, रटने वाले बहुत ज़्यादा है. ठीक है, एक बार बता दिया जाए प्रोसीजर्स वगैरह एंड देन यू हैव टू शो मी योर स्किल्स ऑफ मगिंग अप. यू नो कितना ज़्यादा आप रट सकते हैं. आई हैव प्रीवियसली टोल्ड ऑल्सो इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो कि आपके पास ये वाला चैप्टर और आगे वाला जो चैप्टर होगा दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल. ये दोनों के दोनों जो है वो प्रिसाइजली कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया से रट सकते हैं. हुमच के एकदम रट डालिए, बस बात खत्म. राइट क्लियर बोले थे. ग्रेट, बहुत बेहतरीन. सो आप चाहें तो इस फोटो को एक बार और आप जो है वो कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. फाइन. ओके, सो इज दैट क्लियर? इतनी बातें क्लियर है. सो हमारे चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स और मेटल्स नहीं,
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। ओके, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। बिफोर गोइंग मच और नोइंग मच अबाउट कि मेटल क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इसको कौन छेड़ सकता है, ये किसको छेड़ सकता है, इससे बेटर है कि आप पहले ये जानिए कि मेटल है क्या, उसके बाद ये क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, थोड़ी बहुत जो है आपके अंडरस्टैंडिंग्स में घुसती जाएंगी। समझ गए, राइट? ओके ग्रेट। आए सबसे पहले कैन यू टेल मी कि व्हाट इज एन एटम? एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट डिविजन ऑफ एनी मैटर। सो नॉट द स्मॉल, द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट डिविजन ऑफ एनी मैटर। चलो अनुकल बताएगा मैटर क्या है भाई। हाँ बोलो मैटर। अपलोड कर देंगे, ठीक है, आदमी जान जाएगा किसका नाम लिए थे अभी, और एक नंबर का भौं है, फट से जान जाएगा, भौम कहीं का। मैटर, मैटर, यस, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे होगे मैटर। तुम एब्सेंट था जब जब मैटर पढ़ा रहा था उस समय। यस मैटर बताइए। Anything that occupy mass and anything occupy space and having mass. Okay, so anything that has mass, anything that has mass and occupies space, उसको हम कहते हैं मैटर, उसको हम मैटर बोलते हैं। और इट हैज वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम दोनों में से कोई एक बोल लो, मास वॉल्यूम, चाहे मास और स्पेस है, एक ही बात। सो उसका जो है सबसे छोटे वाले डिवीजन को हम कहते हैं एटम, ठीक ना। कैन यू टेल मी कि व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, मतलब कलेक्शन ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स का कॉम्बिनेशन या कलेक्शन, या कलेक्शन, इसको हम कहते हैं एलिमेंट। क्लियर है? एलिमेंट, फाइन। अब एलिमेंट का हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स टिल नाउ। सभी एलिमेंट्स का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है, सभी एलिमेंट्स का अपना अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स का अपना अपना एटॉमिक नंबर क्यों होता है? मुझे तो ये बताइए कि एटॉमिक नंबर होता क्या है? एटॉमिक नंबर ये प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, नहीं प्रोटॉन प्लस छी छी, हाँ ये होगा एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस। तुम लोग 10 रुपये खर्चा करो, ठीक है, और 10 रुपये का सर्फ एक्सेल खरीदो, ठीक है, और सर्फ एक्सेल खरीद के उसको खाओ। दिमाग और पेट दोनों की गंदगी साफ होगी। ओके, सो एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ protons present in an element, the number of protons in an element। एक एलिमेंट में टोटल कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है? वाई? बिकॉज एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो इनमें से प्रोटॉन कितना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने उसमें प्रेजेंट है, दैट नंबर इज ओनली नोन एज एटॉमिक नंबर, उसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। और हर एक एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन वैरी करता है, दैट इज वाई हर एक एलिमेंट का अपना अपना अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है। दैट इज वाई
तुम क्लास 9 नहीं पढ़े ना, हैं, इसलिए हो गई भूमि। कहाँ पढ़ती थी? नहीं पढ़ती थी, सीधा 10th में बहाली हुआ तुम्हारा। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रादर, एक एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। हर एक का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि हर एक के पास अपना अपना प्रोटॉन होता है और वो नंबर्स अलग अलग होते हैं। क्लियर है? दैट इज वाई द एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। फाइन। ये एटॉमिक नंबर जो है, इट कैन ऑल्सो और इट ऑल्सो हेल्प्स मी टू गो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इट हेल्प्स मी टू कंट्रीब्यूट इन द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में भी आपका काफ़ी मदद करता है। काफ़ी क्या, टंटना की यही केवल मदद करता है, बाकी कहाँ मदद करता है? एक केवल आपको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए और दूसरा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, बस यही दो चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स केवल मालूम होने चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपको मालूम है तो आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। सीधी सी बात है, राइट है कि नहीं? फाइन। हमने कहा था कि आप जो है वो 20 तक जो है वो एलिमेंट्स याद कर लीजिएगा, ठीक है? पिछले साल ही बोले थे कि 20 तक याद कर लीजिएगा। और जो बच्चे क्लास 8 से यहाँ पढ़ रहे हैं उनको तो क्लास 8 में ही कहा गया था कि आपको 20 तक जो है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है? कितनों को याद है? हमको याद है। कितनों को याद है? उल्टा पुल्टा हो जाए। उल्टा पुल्टा इसका क्या मतलब? उल्टा पुल्टा, लगातार। हाँ लगातार चाहिए मेरे को। बोल रहे रिजुआ? नहीं, लगातार नहीं हो जाएगा तो उल्टा पुल्टा हो रुक रुक के बोल। लगातार तो रे जाएगा। जिस ऑर्डर में वैसे नहीं आएगा। जिस ऑर्डर में, जो हाइड्रोजन हीलियम हाँ वैसे ही बोल। वैसे आदमी में जो भूल जाते हैं। तो वही चीज़ वो बोली, बोलो ना, कॉपी पेस्ट। हूँ भी बोल रहे हैं, बोल। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, अच्छा चलो चलो ठीक है, बोलो ना। हार्मोनियम, तुम भी नहीं बोल सकता था कॉपी पेस्ट? लास्ट और थर्ड बोला। अब ये बीचे है, लास्ट नहीं है, लास्ट पहुंच गया। फ्लोरीन के बाद लास्ट टाइम पहुंच गया तुम। यस। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आयरन बस हो गया। और पोटाशियम कैल्शियम याद कर लीजिए, बता रहे हैं हम। तो तुम लोग का जो है वो लूर लक्षण हमको ठीक नहीं लग रहा, तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर याद कर लीजिए। बीसे को बोले थे क्लास 8 में याद करने, हम जब क्लास 8 में थे उस समय याद किए थे, अभी तक चल रहा है। तुमसे हो ही ना रहा, सिखा दिए, एक दिन गोबेंग बता दे रहे हैं। सो हर एक एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर मालूम हो तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा तो फिर आप उससे आगे की चीज़ें जो है वो नहीं होने वाले, ठीक है? लेट अस टेक एन एग्जांपल। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम, ठीक है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281, राइट? किसको लग रहा है कैसा कैसे कर दिए? लग रहा तुमको रे? लग रहा ना? झूठ बोल रही। अब बताएं कि उसके सर्कल में ऐसे हाँ 281। अब यहाँ पे देखोगे, लेट अस गो फॉर मैग्नीशियम, दैट इज Mg 282, राइट? पता है कि नहीं? ओके, वन मोर, एल्यूमिनियम 283, राइट? लेट अस गो फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अब एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, हैं? सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, सो दैट इज 2,5। क्या है? क्या है? नहीं क्या है? बोलूँ क्या है? नहीं।
फट से नहीं। नंबर 5 क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, सो 2 8 7, राइट। अब आप शुरू से हम आपको बताते आए हैं, अब आप देखिए कि सोडियम का ये वाला दिस वन लास्ट शेल, क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमारा वैलेंस शेल है, KLM, वैलेंस शेल ये रहा M शेल हमारा वैलेंस शेल है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम के लिए आसान क्या है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1 ठो लूज करना कि 7 ठो गेन करना? 1 लूज करना आसान है। एक इलेक्ट्रॉन ये जैसे लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये जैसे ही लूज कर देगा, दिस सोडियम विल बिकम Na1+, बोलिए सही बात, Na1+। तुम्हारा क्या है? ओप्पो, क्या है तुम्हारा? ओप्पो है कि वीवो है? नहीं, 1+ रखते। मैग्नीशियम जो है वो 2 ठो लूज कर देगा, सो इट विल बिकम Mg2+, बोलिए सही बात। एल्यूमिनियम जो है वो 3 ठो लूज कर देगा, तो इट विल बिकम Al3+। वही नाइट्रोजन के देखिएगा तो 5 ठो लूज करने से बेहतर है इसके 3 ठो गेन करना, सो इट विल बिकम N3-। जो लूज करता है, जो गेन करता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और जो लूज करता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक वो भीख मांगेगा, ठीक है, तो Cl1-, 1 ठो इलेक्ट्रॉन ये भीख मांग लिया, समझे कि नहीं? हो रहा है कि नहीं होता? मतलब कि 1 से लेके 20 तक या फिर कितनों भी आगे तक चल जाइएगा ना, जितना भी आपको करना है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब आप करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी का भी करिएगा तो या तो वो एलिमेंट जो है पॉजिटिव चार्ज रखेगा या फिर नेगेटिव चार्ज रखेगा। कोई भी एलिमेंट का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद या तो वो एलिमेंट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, या फिर पॉजिटिव चार्ज रख रहा है या फिर नेगेटिव चार्ज रख रहा है। बोले तो ये इनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, whereas क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रिकली वो नेगेटिव है और ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है, फाइन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रख रहा है और ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि ये एक लूज कर दिया, और ये नेगेटिव चार्ज क्यों? क्योंकि ये एक गेन किया है। अगर जितना लूज करेंगे, x लूज किए हैं तो x-, अगर x गेन किए हैं, समझ रहे हो? हम गलत बोले, चलिए x अगर हम गेन किए हैं, ठीक है, तो इट इज x-, और अगर हम x लूज किए हैं तो फिर दैट इज x+, फाइन। अब ठीक है, ओके, जितना भी होगा आई डोंट माइंड कि कितना है कितना नहीं है, जितना आपने लूज किया, बोले तो दान दे दिए, उतना पॉजिटिव हो जाइएगा, उतना लोग आपके बारे में मस्त मस्त बातें बोलेंगे, पॉजिटिव 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 मस्त, ठीक है। तो जितना दे दोगे उतना पॉजिटिव हो जाओगे, जितना ले लोगे आदमी तुम्हारा जो खराब कर लेता, भिखमंगी कहीं की नंगी पुंगी आगे मांगेला, तो उतने आप गिरते हुए नजर आएंगे। यू विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एट दैट केस। समझ गए कि नहीं? समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है कि कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, या तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या फिर वो एलिमेंट इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, राइट। तो वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, वो एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, ठीक है, ओके, क्लियर है? एज आई वाज सेइंग कि एलिमेंट, वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब होगा कोई? जब अपना इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज कर दे, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे। बोले तो जिसको जरूरत है उसको दे दे, ठीक है। मेरे पास 100 रुपये है लेकिन हम जानते हैं कि 70 रुपये मेरा हो जाएगा, 30 रुपये किसी को दे दिए, इज्जत बढ़ गया, समझे कि नहीं? तो हम तो कहते हैं ऐसा इज्जत आप लोग बढ़ाइए मेरे नज़र में, समझ रहे हो? डेली इज्जत बढ़ाओ, हम तो कर रहे हैं, क्लियर है? हाँ, डेली बढ़ाओ। सो दोज एलिमेंट्स हु आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटल्स। समझ गए?
those elements which are electropositive in nature, such elements are known as metals. इन्हीं को हम metals कहेंगे. और वो elements जो electronegative होते हैं उन elements को हम कहेंगे non metals. सिंपल. बोलिए, क्लियर है? मेटल नॉन मेटल क्लियर हुआ कि नहीं? कोई भी मेटल कब होगा? जब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा. कोई भी नॉन मेटल कब होगा? जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. इफ समथिंग इज नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ऑब्वियसली इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. मीनिंग टू से दैट अगर कोई लड़का नहीं है तो वो लड़की है. लाइकवाइज अगर कोई मेटल नहीं है तो फिर वो नॉन मेटल है. समझ गए? मेटल है कि नॉन मेटल you can decide it only and only just by looking at its charge. चार्ज केवल देखिए कि is it electropositive or electronegative. If it is electropositive, it is metal. If it is electronegative, it is non-metal. Clear? कोई दिक्कत? Any issues? कोई दिक्कत? नहीं ना? कोई परेशानी नहीं? चलिए बहुत बेहतरीन. इसको हम लोग छाप लेंगे. Okay. So is it clear? Metals, non-metals. एग्जैक्टली मेटल किसको बोलेंगे और एग्जैक्टली नॉन मेटल किसको बोलेंगे? फाइन. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके ग्रेट. सो एक्चुअली मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो इस बार का हमारा जो सिलेबस है, पिछले साल भी आपको पढ़ाया गया था मेटल्स और नॉन मेटल क्लास 9 में. क्लास 9 में भी पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको केवल बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको बता दिए जाते हैं. ठीक है, इस साल भी हमारा सिलेबस जो है वो उसी के इर्द गिर्द घूमेगा. मेटल्स और नॉन मेटल्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज. समझ गए? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि मान लीजिए कि आई हैव गॉट मेटल्स ओवर हियर एंड नॉन मेटल्स. टू थिंग्स. हमको क्या देखना है? मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज. उसी प्रकार से नॉन मेटल का भी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. किसका? नॉन मेटल्स का. नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज. क्लियर? उसके बाद देयर विल बी सर्टन मोर रिएक्शंस एंड ऑल. विल लेट यू नो, विल टेल यू. सो फिलहाल वी विल स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों का एक साथ, उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज एक साथ में करवा देंगे. क्लियर? ऐसा करने से क्या होता है कि आपको एक कंपैरिजन दिखेगा. ठीक है, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, लेट मी टेल यू कि फिजिकल प्रॉपर्टीज माने हम क्या समझते हैं. क्या समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब? उसका अपीयरेंस कैसा होगा. फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब ये जो दिख रहा है मुझे वो ऐसा वो क्यों है, ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज से पता चलता है. जैसे कौन गोरा है, कौन काला है, कौन क्या है, कौन क्या है, दिखने में कौन मोटा है, कौन पतला है, ये सारी चीज़ें दिखने में दिखाई देती है ना, ये वाले. इसको हम बोलते हैं उसका फिजिकल अपीयरेंस. समझ रहे हो? अंदर से वो कैसा है या कैसी है, हमको पहले समय बिताइएगा उसके साथ, तब आपको पता चलेगा, यूँ ही नहीं. समझे? सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोले तो बाहर से वो कैसा रहेगा, हमें इस बारे में बात करना है कि बाहर से मेटल कैसा दिखेगा और बाहर से नॉन मेटल कैसा दिखेगा. बिफोर गोइंग इनटू दिस लेट अस गो, आपको एक चीज़ और बता दें कि सपोज दैट कि हमारे पास लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम लेते हैं. ठीक है, Mg जो कि बनना है इसको Mg2+ बनेगा. ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अगर Mg को अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, ठीक है, तो सपोज दैट कि ये हमारा Mg है, ये अंदर में Mg है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद आता है मेरा ये एक और गोला जिसको हम बोलते हैं K शेल. राइट, यहाँ पर कितने होंगे मेरे पास? 1 2 ठो होगा. एक और उसके बाद आता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं L शेल. इसमें कितने होंगे? 8. 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. राइट, और उसके बाद फाइनली एक और गोला आएगा जिसको हम शेल बोलते हैं. ये हो गया मेरा M शेल, और इसमें कितने होंगे? 1 और ये 2. होता है कि नहीं? इसका मतलब आप ध्यान देखेंगे तो KLM 282. साथ ही साथ अब यहाँ पे ये देखिएगा, दिस वन इज कंसिडर्ड टू बी एज द न्यूक्लियस. इसको न्यूक्लियस बोलते हैं. और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स में क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियॉन कहते हैं.
वाई? बिकॉज दे रिसाइड ओवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में रहता है इसलिए उसको न्यूक्लियन कहते हैं, और न्यूक्लियन में क्या? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है इतनी बातें? कोई दिक्कत? एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, पिछले स्लाइड में भी बताए कि लास्ट वाला जो शेल होता है इसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, ठीक? जैसे इस केस में ये वाला जो है मेरा वैलेंस शेल बोलते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, राइट? जैसे इस केस में आप ध्यान देंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा 2 है, राइट? क्लियर? कोई दिक्कत? ओके फाइन। अब ध्यान देंगे, ये तो हमारा वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल को छोड़ दें, अगर वैलेंस शेल को छोड़ दें तो आपके पास, आप ध्यान दोगे तो न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी बच जाती है, ये वाला दिस वन। न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल को छोड़ दो तो इतना ही दूरी ना बच गया, यही ना है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए मुझे कि वैलेंस शेल जो होगा वो इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? केवल वैलेंस शेल, वैलेंस शेल जो है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होगा कि इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होगा, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा या इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा? ओके, और सिंपल करते हैं, वैलेंस शेल जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखेगा कि नेगेटिव चार्ज रखेगा? वैलेंस शेल, यस, जल्दी बताइए। वैलेंस शेल जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखेगा कि नेगेटिव चार्ज रखेगा? दोनों रख सकते हैं। ओके 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 ओके, यस, दोनों ही रख सकते हैं। बहुत बेहतरीन, तगड़ा, राइट? ओके, सो लेट मी टेल यू कि वैलेंस शेल जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई वैलेंस शेल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड, वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज ही रहेगा। दोनों कैसे होगा रे ढोंड? यहाँ प्रोटॉन होगा तब ना पॉजिटिव होगा। वैलेंस शेल में तो केवल इलेक्ट्रॉन बांट रहे हैं हम, केवल इलेक्ट्रॉन है उसके पास। हम पूछे थे कि केवल वैलेंस शेल कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। वैलेंस शेल हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और कुछ है ही नहीं वैलेंस शेल में। अरे यार तुम नॉन मेटल का भी करके देख लो, नाइट्रोजन क्लोरीन का था 287, तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन है ना है तो नेगेटिव चार्ज ना देगा उसको। वही चीज़ कह रहे हैं कि वैलेंस शेल जो होगा वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज ही रहेगा, हमेशा। समझ गए? ओके ग्रेट। और ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला वैलेंस शेल को हटा के जो रिमेनिंग पोर्शन जो रह गया, ये वाला, ये पूरा देख रहे हो, दिस पोर्शन इज नोन एज कर्नल। क्या कहते हैं इसको? कर्नल, ठीक है? आर्मी वाला कर्नल नहीं, ठीक है ना? पढ़ो बढ़ाओ, कर्नल। अब मुझे बताइए कि कर्नल जो है, कर्नल वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बताइए। कर्नल, कर्नल क्लियर है कि कर्नल क्या है? कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के उसके अंदर जितनी भी चीज़ें रह गई वो उसको कहेंगे हम कर्नल। यस, कर्नल। ओके, हाँ, तो बताइए कि कर्नल जो है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। यस, एनीबडी एल्स? टू 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 टू। यस, नेगेटिव होगा। चलिए, बहुत बेहतरीन। यस, नेगेटिव हो क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा। आप ऑड वन आउट हैं, तो बताइए पॉजिटिव कैसे होगा फिर? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो हम छोड़ दे रहे हैं, तो उसमें और फिर उसमें जो बीच वाला आप बोले न्यूक्लियस, तो उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, तो इधर सॉरी न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है, तो इधर प्रोटॉन, किधर प्रोटॉन? इधर जो आप बोले कर्नल। हाँ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों
देखिए ऐसा इसलिए आपके साथ घटना घट रहा है कि आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्लास 9 को आपने हल्के में लिया है, ठीक है। आप उसको पढ़े ही नहीं है ढंग से, आपको चीज़ें रिकॉल ही नहीं हो रही हैं, और बता भी दे रहे हैं उसके बाद तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, समझ गए। सो कर्नल इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, बोल ठीक रही है, बट उसका एक्सप्लेनेशन एकदम पूरा रद्दी है, एकदम रद्दी एक्सप्लेनेशन है। एमसीक्यू रहता तो तुमको नंबर मिल जाता। नाइन्थ में बताए थे तो मुझे थोड़ा याद था, ठीक है। तो भाई आप बोले थे कि जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो बाहर में होता है तो सब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए देखिए, हमने कहा कि ऑल द एंटायर रीजन एक्सेप्ट द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल को छोड़ के बाकी जितना कुछ रह गया उसको हम कर्नल कहेंगे, ठीक, फाइन। क्या कहेंगे? कर्नल कहेंगे। चलिए ठीक है। सो एक काम करते हैं कि हम क्या करें कि यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, दिख रहा है ये, ओके। सो हम क्या किए कि यहाँ पे हमने दे दिया mg, ये आ गया मेरा, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक ना, ये न्यूक्लियस है, तो ये हो गया k शेल और ये हो गया l शेल। m शेल तो देना नहीं है क्योंकि m शेल तो हमारा वैलेंस शेल, हमने कहा उसको छोड़ दीजिए। तो इसको छोड़ देने के बाद यहाँ पे l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए। जबकि आप न्यूक्लियस में देखिएगा तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, तो न्यूट्रॉन क्या को प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन क्या को प्रेजेंट है? लीव इट, चलो जाने दो, मटियाओ, हमको नहीं पता, इसका कोई चार्जो नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है? प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है? कितने प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स कितने हैं? देखिए रे बॉम्बे, क्लास 9 कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ी थी नहीं? सब मुड़ी कपार से पार होगा। यस, कितने हैं? या फिर ऐसा भी लग सकता है कि हम नहीं पढ़े थे तो हमको नहीं और यार आधी लोग पढ़े थे जिसको तो आना चाहिए था। यस, कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे न्यूक्लियस में? मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे? यस, ये 12 बोल रही है, और 12 नहीं होगा। ओके, कितना होगा? नहीं पता तुमको? सो मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में वी हैव गॉट 12 प्रोटॉन्स, 12 प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स को हम कहाँ चेंज किए हैं? न्यूक्लियस तक पहुंचे ही नहीं, केवल वैलेंस शेल मिटाए। प्रोटॉन तो अभी भी प्रेजेंट है, जो चेंज भी नहीं किया, उतना का उतना ही है। तो इसका 12 प्रोटॉन जो है, अब समझिए, प्रोटॉन 12 को है, मतलब कि 12 को पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन 10 को है, मतलब 10 को नेगेटिव चार्ज है। तो इसका 10 और इसका 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 2 ठो पॉजिटिव चार्ज, 2 ठो प्रोटॉन। दैट इज वाई कर्नल इज पॉजिटिव, कि बिकॉज नेट चार्ज जो है वो पॉजिटिव रह गया। अरे तुम लोग पागल उगल तो नहीं हो गए हो? 12 प्लस, यहाँ पर देखिए, प्लस 12 माइनस 10, प्लस 12 बोले तो 12 ठो पॉजिटिव चार्जेस हैं इसके पास, और माइनस 10 बोले तो 10 ठो नेगेटिव चार्ज है। तो प्लस 10 और माइनस 10 कितना होगा? प्लस 2 नहीं होगा? तो 2 का पॉजिटिव चार्ज अभी भी है ना, तो ये क्या टोटल रीजन कर्नल का है ना, ये टोटल रीजन कर्नल का है, तो कर्नल इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, क्योंकि 2 ठो केवल कुल मिला के नेट चार्ज उसमें क्या है? प्रोटॉन का, प्रोटॉन का नेट चार्ज बच रहा, बिकॉज इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 10 प्रोटॉन उसको कैंसिल कर देगा, केवल बचेगा 2 को प्रोटॉन जो कि खाली है, उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसको वो कैंसिल करे। दैट इज वाई इट इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव हुआ। कर्नल इज पॉजिटिव इन नेचर, कर्नल इज पॉजिटिव इन नेचर, एंड वैलेंस शेल इज नेगेटिव इन नेचर, ये नेगेटिव होता है, समझ गए? यस, क्या समझ में नहीं आया है? क्या 10 निकाले? 10 गो इलेक्ट्रॉन है, 10 गो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक नेगेटिव होगा, तो 10 गो इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? एक का नेगेटिव है। तो 10 गो इलेक्ट्रॉन का कितना क्या होगा? आपको क्वेश्चन समझ में
इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। 2 गो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? वो भी नेगेटिव। 3 गो का क्या है? नेगेटिव होगा। तो 10 गो का क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो 10 गो इलेक्ट्रॉन है तो इससे 10 गो प्रोटॉन उसको कैंसिल कर देगा। टोटल प्रोटॉन 12 गो है, 2 गो प्रोटॉन अभी भी बच रहा है। तो 2 गो प्रोटॉन बच गया, मैंने पॉजिटिव चार्ज बच गया मेरे पास। नेगेटिव चार्ज तो सारा उड़ा दिए, खत्म कर दिए, कैंसिल कर दिए, केवल बच गया पॉजिटिव चार्जेस। दैट्स वाई कर्नल इज पॉजिटिव इन नेचर। कर्नल जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा वो। क्योंकि नेगेटिविटी, देखो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल क्यों रह रहा है? बिकॉज जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। दैट इज वाई वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है एंड दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट अगर हम वैलेंस शेल को गायब कर दें तो इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन को कम कर दिए। इलेक्ट्रॉन कम कर दिए मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है। अरे भोम है का ये Mg2+ कैसे हुआ है? कल क्लास 9 वाला पढ़ के आई हो ना तो नाक फोड़ देंगे, बता दे रहे हैं हम। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ के आना है कल, पिछले साल वाली कॉपी रिवीजन करके आना है ना तो नाक तोड़ देंगे कल। Mg2+ कैसे हुआ है? सोच के देखिए 2+ कैसे हुआ? क्योंकि इसके बाद 2 प्रोटॉन ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 12 गो इलेक्ट्रॉन, 12 गो प्रोटॉन है उसमें, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन ये बाहर वाला लूज करेगा कि नहीं? लूज कर रहा है, तो 2 गो लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना रहा इसके पास? 10 गो। प्रोटॉन क्या गो रहा? 12 गो। 12 के 12 अभी भी है, तो 12 प्रोटॉन और 10 गो इलेक्ट्रॉन है ये, तो 10 को कैंसिल कर देगा, बचेगा केवल 2 गो प्रोटॉन। समझ गए? 2 गो प्रोटॉन बचा मतलब 2 गो पॉजिटिव चार्ज है उसमें। दैट इज वाई Mg2+ हुआ है। बिकॉज Mg2+ क्यों हुआ? क्योंकि उसका कर्नल 2+ पॉजिटिव है। दैट इज वाई। समझ गए कि नहीं? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? और नहीं बुझा रहा है तुम्हारा जो है क्लास 9 का कंसेप्चुअल खराब है। फिर बता रहे हैं हम, पढ़े उड़े हो नहीं, क्लास 10 में आ गए, घूस घूस देगा तुम लोग। ऑनलाइन था तो यहाँ ऑफलाइन था ना, फिर कैसे बोला गई? चलिए इसको छाप लेंगे। ओके क्लियर है इतनी बातें? ओके ध्यान दें, एक बार फिर से हम लिख देते हैं कि वैलेंस शेल इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर, वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होगा हमेशा। एंड कर्नल, कर्नल क्या है? कर्नल ऑल द एंटायर रीजन ऑफ एन एलिमेंट एक्सेप्ट द वैलेंस शेल। केवल वैलेंस शेल को छोड़ के बाकी सब पूरा का पूरा कर्नल के रीजन में आता है। एंड दैट इज वाई कर्नल इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर, वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो मैं इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट 2 कंपोनेंट्स या 2 कंपोजिशंस में डिवाइड हम उसको कर सकते हैं, एक वैलेंस शेल वाले रीजन में और दूसरा कर्नल रीजन में। समझ गए? कोई भी एलिमेंट होगा, बी इट एनी एलिमेंट, इसका ये हो गया आपका, मान के चलिए ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ठीक है? तो ये आपका वैलेंस शेल हो गया, तो ये वैलेंस शेल वाला रीजन, और फिर वैलेंस शेल वाले को छोड़ दिया जाए तो फिर ये हो गया आपका कर्नल। तो कोई भी एलिमेंट जो होगा उसमें या वैलेंस शेल और कर्नल दोनों प्रेजेंट होगा। समझ गए? वैलेंस शेल जो कि नेगेटिव होगा और कर्नल जो कि पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, बोलिए सही बात? किसी का भी होगा, तुम किसी का भी देख लो, किसी का भी होगा। समझ गए? कोई भी एलिमेंट है, बी इट एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट होगा तो वो 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, पहला वैलेंस शेल और दूसरा कर्नल। समझ गए कि नहीं? क्लियर? बुझा रहा है? ओके अगेन वैलेंस शेल जो कि नेगेटिव है और कर्नल जो कि पॉजिटिव है। एंड वी ऑल, और ये जो पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव है, इट इज इन द सेम स्ट्रक्चर। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों के दोनों सेम स्ट्रक्चर में ही है ना। ऐसा नहीं ना कि नेगेटिव इस बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग में पॉजिटिव है। एक के बिल्डिंग में नेगेटिव और पॉजिटिव है ना, एक ही में। सो एज वी ऑल नो कि बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिट चार्जेस, एंड ऑपोजिट चार्जेस हैव अ टेंडेंसी टू attract each other.
ऑपोजिट चार्जेस हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब सिंपली ये है कि कर्नल एंड वैलेंस शेल विल हैव एन अट्रैक्टिंग फोर्स विथ ईच अदर। चिपक नहीं जाएंगे बट अट्रैक्ट करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। कर्नल एंड वैलेंस शेल विल अट्रैक्ट ईच अदर, समझ में आया? बिकॉज कि कर्नल इज पॉजिटिव एंड वैलेंस शेल इज नेगेटिवली चार्ज, राइट? क्लियर है कि नहीं? एंड वी नो दैट द ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम विल अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आ रहा है? दिस अट्रैक्शन, this force of attraction rather, this force of attraction between kernel and valence shell, once again, this force of attraction between kernel and valence shell is considered or called as metallic bonds. What do we call? Metallic bond. Clear? The attraction power or the attractive power between kernel and the valence shell, and the valence shell is called as metallic bond. समझ में आया? मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड माने कितना आप इसको जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। द मोर यू अट्रैक्ट द मोर इज द मेटेलिक बॉन्ड। जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे उतना ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये मेटेलिक बॉन्ड इज द ओनली फैक्टर, मेटेलिक बॉन्ड इज द ओनली फैक्टर विच डिसाइड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटेलिक बॉन्ड ही वो कारण है जिसके कारण किसी का फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग थलग हो जाता है। समझ आया? जैसे मेटेलिक प्रॉपर्टी आई मीन मेटेलिक बॉन्ड अगर ढीला है, मेटेलिक बॉन्ड अगर कम है, मेटेलिक बॉन्ड अगर कम है तो दैट विल बी अ नॉन मेटल इन दैट पर्टिकुलर केस, बिकॉज मेटेलिक बॉन्ड उसमें कम है, इट इज लेस ऑफ मेटल। कहने का मतलब ये है, अगर कहने का मतलब ये है कि अगर तुम में लड़कियों वाले गुण कम है, इसका मतलब है कि तुम लेडीज नहीं है, तुम लड़का है। सुना रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अगर तुम में लड़कियों के गुण नहीं है तो तुम क्या है? ट्रांसजेंडर है? अरे बॉम्बी, तुम लड़की है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम लेडीज जैसा है? नहीं, बिकॉज यू हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गर्ल। लड़कियों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो तुम्हारे में है, तब ना तुम लड़की है। अगर मान लो वो प्रॉपर्टीज ही ना रहे तो एग्जैक्टली वही चीज कह रहे हैं। वो चीजें जो किसी को मेटल बनाता है, अगर वो चीजें हैं ही नहीं इसमें तो फिर वो नॉन मेटल है। सीधी सी बात। समझ में आ रहा है अब कि नहीं? साहब खोपड़ी से पार हो रहा है, करे नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है तो नहीं का आगे कॉमा लगाओ, नहीं समझ में आ रहा है ऐसा बोलो, सीधा बोल देती नहीं समझ में आ रहा। क्लियर है? मेटेलिक बॉन्ड समझ में आ रहा है? जितना ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड होगा, जितना ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड होगा उसी हिसाब से आपके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे इन द फिजिकल वन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, चाहे मेटल के हो चाहे नॉन मेटल के, मेटल का हो चाहे नॉन मेटल का हो। अगर आपको उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है तो यू विल हैव टू नो द मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड कैसा है उसका, समझे? सोचो इसको, मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड है। इसका मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा है। किसके बीच में? कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, आई मीन वैलेंस शेल के बीच में। मतलब ये दोनों जो है वो एकदम अक्कड़ के ऐसे करके रखा हुआ है, चिपका के। इस केस में सारे के सारे पार्टिकल्स चिपक के रहेंगे, और इन दैट केस अगर सारे पार्टिकल्स चिपके हुए हैं तो इट विल बी अ हार्ड सब्सटेंस, सॉलिड होगा। और सिंस की मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा है तो इट इज अ मेटल विच इज वेरी हार्ड इन नेचर। जिसमें मेटेलिक बॉन्ड बहुत कम होगा वो नॉन मेटल होगा। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? सो मेटेलिक बॉन्ड इज द ओनली फैक्टर दैट डिसाइड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। समझ गए? कोई भी प्रॉपर्टी आप ले लीजिए फिजिकल में, दिखता कैसा है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये सारी की सारी चीज़ें आप जो है वो डिस्कस कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन टॉपिक एंड दैट इज मेटेलिक बॉन्ड।
मेटेलिक बॉन्ड के आधार पे। समझ में आया? हाँ समझ में आ रहा है? हाँ ओके ग्रेट। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड्स डिसाइड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट और प्रिसाइजली मेटल। ठीक है, फाइन। ध्यान देंगे, द मोर इज द मेटेलिक बॉन्ड, द मोर इज द मेटेलिक बॉन्ड, द मोर इज द एलिमेंट अ मेटल। मतलब जितना ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड होगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपका एलिमेंट जो है वो एक मेटल है। सीधी सी बात। मेटेलिक बॉन्ड बढ़ा दीजिए, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। क्लियर? ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेटेलिक बॉन्ड वी विल ट्राई टू डिस्टिंग्विश और वी विल ट्राई टू सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर? कोई दिक्कत? विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एनी इश्यूज? कोई दिक्कत यहाँ पर? एनीथिंग? चलिए बहुत बेहतरीन। तो इसको भी हम लोग हैं, हाँ चलिए आगे कंटिन्यू करें। फाइन, आइए। सो लेट अस गो विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का देख ले पहले। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इसी को कंटिन्यू कर देते हैं आज। राइट, ओके फाइन। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सबसे पहले लेट अस सी नंबर 1। लेट मी टेल यू, मेटल्स आर वेरी हार्ड इन नेचर जनरली। हार्ड इन नेचर जनरली जो है वो बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज कि उनमें मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा होता है। मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा होता है, चिपके हुए होते हैं सारे के सारे, उनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। मेटल्स आर जनरली वेरी हार्ड इन नेचर। हाँ, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि देयर इज एन एक्सेप्शन, कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, जैसे वाह वाह, एक्सेप्शन आप यहाँ पे देखेंगे तो वी हैव गॉट एक्सेप्शन सच एज सोडियम एंड पोटेशियम। These are metals but they are soft in nature. ये दोनों मेटल हैं लेकिन सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि आप उसको चाकू से काट सकते हैं। समझ गए? These are so soft। बाकी आप देखोगे दे आर वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है। आप जैसे मान लीजिए लोहा इज अ मेटल, काट दे चाकू से, देखेंगे हम, काटो, कटेगा बट इट विल रिक्वायर अ वेरी ह्यूज स्ट्रेंथ और स्किल चाहिए। स्किल है ना, उसको काटने का तरीका चाहिए। सब्जी काटते वैसे नहीं कटेगा वो, उसको भी करने के लिए तरीका चाहिए, ऐसा नहीं होगा। जबकि आप ये देखिएगा तो इसको जो है चाकू सब्जी की तरह काट सकते हो। दे आर वेरी सॉफ्ट, दे कैन बी कट डाउन विद अ सिंपल नाइफ। फाइन, ओके। सो मेटल्स आर वेरी हार्ड इन नेचर। नंबर 2, मेटल्स आर very lustrous, लचर ना रहे तो जी, लचर, हाँ, लस्चरस। ओके, यस, मेटल्स आर लस्चरस इन नेचर। लस्चरस कहने का मतलब है कि दे आर शाइनिंग, चमकेंगे। जब आप उसमें लाइट मारिएगा तो वो चमकेंगे। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज लाइट जब आप उसमें मारते हो, ठीक है, जब आप लाइट मारिएगा तो लाइट, हमने कहा ना लाइट वाले चैप्टर में कि दे आर नथिंग बट एनर्जी पैकेट्स, फोटॉन्स, है ना। तो वो जो है वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, और फोटॉन्स एब्जॉर्ब किया, मैंने वो एनर्जी लिया तो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं मेटल्स में वो एक्साइटेड हो जाता है और वो चमकने लगे, घूमने लगे, और अपना मूवमेंट के कारण दे एमिट एनर्जी, वो एनर्जी बाहर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। दैट्स वाई वो चमकता है। सॉरी, क्लियर? कोई दिक्कत? लस्चरस, ध्यान रखेंगे कि लस्चरस बोले तो शाइनिंग या शाइनिंग सरफेस।
समझ गए? मेटल्स आर लस्ट्रस. डू वी हैव एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन ओवर हियर? मेटल्स? ओके, ग्रेट. सो नंबर थर्ड, metals have a very high density. metals की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. डेंसिटी क्या होती है, कोई बता सकता है? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी. ठीक है, मतलब कि आपके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वजन आप दे रहे हो, दैट इज डेंसिटी. तो सिंस की मेटल्स जो होते हैं दे आर हैविंग वेरी ह्यूज मेटेलिक बॉन्ड्स, जिस कारण सारे चिपक के ऐसे बैठे हो, तो सारे के सारे एटम्स और मॉलिक्यूल जो वो एक जगह पर ही कोगुलेटेड है. तो एक छोटा सा एरिया ले लीजिएगा तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाते हैं, जिसके कारण उसका मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा. मास बहुत ज़्यादा पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, इसलिए डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. समझ गए? कोई दिक्कत? एनी इश्यूज? ओके. नंबर 4, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा. ठीक है, ऑल्दो आपको एक्सप्लेनेशन पूछेगा नहीं कि वाह ऐसा कहा है बताओ, ऐसा पूछेगा नहीं. ठीक है, ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको केवल पॉइंट पूछेगा. अगर पूछ भी दे दो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बताइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स बताइए, या ऐसे बोलेगा व्हाई डू वी कंसीडर सोडियम एज मेटल. सोडियम को मेटल क्यों बोलते हैं जबकि वो आपका बहुत सॉफ्ट है? व्हाई डू वी कंसीडर? बिकॉज बाकी सारी चीज़ें फिट होती हैं उसमें, बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो फिट होंगी ना यार, केवल एक को ना एक्सेप्शन जा रहा हो. सो मेटल्स हैव अ वेरी हाई डेंसिटी. मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. बोले तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को वो दान देते हैं. सोडियम भी देता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऐसा. दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? ओके. नंबर 5, मेटल्स आर जनरली इन द सॉलिड स्टेट. ये जनरली आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे. वी हैव गॉट वन एक्सेप्शन ओवर हियर, दैट इज मरकरी. नहीं पढ़ते हैं इसको, इसको मर्क्यूरी बोलते हैं. मरकरी एकदम गवार सब. मर्क्यूरी Hg, इट इज लिक्विड. मर्क्यूरी जो होता है इट इज लिक्विड इन नेचर. ये लिक्विड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड होता है. दैट्स वाई दिस मेटल इज यूज्ड इन द थर्मोमीटर्स एंड ऑल. थर्मोमीटर्स में लगे होते हैं. कभी देखे हो जीवन में थर्मोमीटर? हैं? कब? केवल कांख में घुसाते समय. ऐसे भी देखिए, तब तो जीवन सफल है तुम्हारा. मर्क्यूरी ने देखी ध्यान से, क्या देखी जीवन में? क्या? अरे गजब देखी है लड़की रे. कहाँ देखी? तेरा घर में है? कौन है डॉक्टर तुम्हारा घर में? तुम. ओके, दैट्स वाई इट इज यूज्ड इन मर्क्यूरी, आई मीन थर्मोमीटर, बिकॉज कि जब टेम्परेचर होता है तो ये स्टिक नहीं करता ग्लासेस में, और लिक्विड में ही रहता है, तो ऊपर चढ़ सकता है, ये चढ़ जाता है ऊपर. बुझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक में? एनी इश्यूज? नहीं ना? ओके. एमसीक्यूज वगैरह अगर हैं तो आपको एक्सेप्शंस वगैरह ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज एमसीक्यूज में आपको बोले जा सकते हैं. चलिए ठीक है, जगह हो गया फिनिश, छाप लेंगे इसको. चलिए आगे बढ़ा जाए. फाइन. ओके, आ जाए. नंबर 6, मेटल्स आर हाईली मेलिएबल. Metals are highly malleable. Do you understand what is malleable? Malleable? Oh. Malleable? Malleable का कहने का मतलब यह है कि the metals can be beaten down into thin sheets. पतले पतले शीट्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. समझे? लोहा का चदरा ये सब देखिए. हाँ तो नहीं देखिए, गेट जो बनता है कोची हो, गेट बनता है शीट्स में ही, तो और भी पतले फॉइल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे एल्यूमिनियम फॉइल टिफिन पैक करके जो ले जाते हैं उसमें, है कि नहीं? न्यूज़पेपर में हम लोग ले गए हैं. खैर एनीवेज, यू रिच पीपल्स. कोची में न्यूज़पेपर भी नहीं था, हमारे सब गरीब.
कोची में केलक पत्ता, हाँ तो सखुवक पिता, ऐसे नहीं रखते। हाथ में हाथ में दे भेज देते। टिफिन में रखते। ओह, देर आर सम रिच किड्स who enjoy these facilities. सिल्वर फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल, ये सब जो है वो लगाते हैं और उसमें बंद बंद करके लेके जाते हैं अपना रोटी वोटी, ताकि वो गर्म रहे। बाहर से ये नहीं होता ना, गर्म रहेगा, ऊपर से जो वो ख़राब भी नहीं होता है। लंबे समय के लिए अगर छोड़ दीजिएगा तो वो ख़राब नहीं होगा, बिकॉज कि एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और वो लेयर जो है फिर आगे एल्युमिनियम को ख़राब होने नहीं देता। तो एल्युमिनियम ख़राब नहीं होने दे रहा, उसके अंदर रखा हुआ खाना कैसे ख़राब होगा, इस वजह से। राइट, समझे कि नहीं? हाँ, ग्रेट। और उसके बाद फिर आप देखिएगा सिल्वर फॉइल्स होते हैं जो मिठाइयों में लगे हुए होते हैं, है ना, समझे कि नहीं? हम पहले उसको निकाल के फेंक दिया करते थे, फिर बाद में पता चला कि ये सिल्वर फॉइल होता है, तो आदमी सोचे कि आदमी सिल्वर पहन नहीं सकता, खा लो, तो मिठाई के साथ उसको भी खा जाते हैं। तो खाते तुम लोग निकाल देती है, उसको निकाल देती है अमीरी रिच किड्स। चलिए ठीक। सो द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल कैन बी बीटेन, है ना, पिटाई होगी उसकी, कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, जिसमें मेलिएबिलिटी होगी वो मेलिएबल होगा। जैसे तुम्हारे में मेलिएबिलिटी नहीं है, इसलिए यू आर नॉट मेलिएबल। आपको हम ठोक डरा के पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली पतली विनीता, पतली पतली रिसु, कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? अच्छा, एक चीज़ और, वाई द मेटल्स आर हैविंग अ हाई मेलिएबिलिटी। मेटल्स में मेलिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसमें पतला कर सकते हैं, है कि नहीं? राइट। देखिए उसमें मेलिएबिलिटी इसलिए ज़्यादा होती है बिकॉज कि उसमें कोई भी मेटल्स में, ठीक है, किसी भी मेटल में मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। कितनों मारिए वो साथ नहीं छोड़ता है, समझ कि नहीं? हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, नहीं देखे तुम लोग? कितनों उसको पीटिए वो कभी छोड़ेंगे ही नहीं, एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ते। कौन? कर्नल और वैलेंस शेल छोड़ते ही नहीं। वही तो मेटेलिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा है, कस के पकड़ के रखा है। तुम कितना मारो एकदम ठटा ठटा बराबर कर दो, टूटेगा ही नहीं। दैट इज़ वाई दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। वो अपना फॉर्म बदल देंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बात, समझ रहे हो कि नहीं? मुझे ओके, क्लियर? ओके ओके। तो एक चीज़ और बता दें कि मेटल्स आर हाईली डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल क्या है? डक्टाइल बोल, खुश हो ले। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आप उसको पतले पतले वायर्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज डक्टाइल। ठीक है। अगेन डक्टिल जो है वो डक्टाइल क्यों है? वो हाँ, द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। और जिसमें डक्टिलिटी होगी वो डक्टाइल होगा, है। मेटेलिक बॉन्ड उसमें ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई। आप देखे होंगे कि वायरिंग करते समय या फिर आपके घर में सिल्वर कॉपर के जो गोल गोल वायर लेकर आता हो, गोल गोल वायर, मैंने वायर को मोड़ मोड़ के लाता है वो नहीं, उससे जो बाहर निकल रहा है पतला सा तार छील के देखिए, उसमें तो जो वायर निकलेगा वो भी गोल गोल रहता है ना, लंबे लंबे रहते, समझे। मेटल्स हाईली डक्टाइल होते हैं। हाँ, हर मेटल जो है वो हाईली डक्टाइल है, लेकिन हर मेटल की डक्टिलिटी अलग अलग हो सकती है। हाई है लेकिन अलग अलग है। जैसे मान लो सब करोड़पति है तो किसी के पास 1 करोड़ होगा, किसी के पास 10 करोड़ होगा, किसी के पास 20 करोड़ होगा, है तो सारे करोड़पति, समझे। बस किसी के पैसे कम, किसी के ज़्यादा, ऐसा बात है, समझे कि नहीं?
अब अगर आप देखिएगा गोल्ड इज अ मेटल, सोना गोल्ड इज अ मेटल, आप उसका अगर 1 ग्राम गोल्ड लीजिएगा, 1 ग्राम अगर गोल्ड लीजिएगा तो ये इतना डक्टाइल है कि आप उसे पतला पतला जब उसे बनाओगे ना ये वायर, तो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो केवल 1 ग्राम सोना से। सोचिए, इट इज सो मच डक्टाइल। तुमसे नहीं होगा 1 ग्राम में, इसको मत करना, गिव इट टू सम एक्सपर्ट्स, है ना। ये सारे स्टंट जो है वो तुमसे नहीं होगा, एक्सपर्ट सुपरविजन चाहिए इसमें, बुझ गए। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लंबा आप वायर खींच सकते हैं उस 1 ग्राम के सोने से। बुझिस कि नहीं? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, metals are very good conductors of electricity. Metals are very good conductors of electricity. Electricity का वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। Why? Because they have got a free electron in the वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर का काम करता है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो फिर आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ गए? जब मूव करेगा बढ़ी, मूव करा बढ़ी, मूव करा बढ़ी, समझ गए? when I'll go to the electricity part, उस समय आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगी। केवल आप ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी मूव कर जाएगी। समझ गए? तो मेटल्स में ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो मूव कर जाते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है मालूम? Which is the best conductor of electricity? Which metal? Copper. Okay, perfectly correct. ऐसा हम बोलना चाहते थे लेकिन ढोंड़ गलत है। एल्यूमिनियम, वाह गजब है, परफेक्टली करेक्ट, ऐसा हम बोलना चाहते थे और बोल भी रहे हैं। सही बोली है लड़की। सिल्वर है, सभी हम ऐसे लगते पड़ते कर सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कहोगे कि सारे मेटल हैं तो ये सबसे बढ़िया क्यों है? तो जैसा हमने बोला ना कि डक्टिलिटी जैसी है, डक्टाइली सारे मेटल्स हैं, सब में डक्टाइल है, लेकिन किसी किसी का कम, किसी किसी का ज़्यादा होता है। देयर आर सर्टन फैक्टर्स ऑल्सो, उसमें ज़्यादा अभी लोड मत लीजिए, और भी फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेगा। बट सिल्वर इज दी बेस्ट कंडक्टर बिकॉज ऑफ उसके केमिकल लोचे उसके साथ कुछ हैं जिसकी वजह से हो जाता है। अभी रहने दो, आपके सिलेबस के बाहर है, ठीक है। बट बात यहाँ पर यह है कि सिल्वर का वायरिंग करवा ले सब जगह, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ नॉट अफोर्डेबल है। कान में पिनने लायक इतने हैं तो वायरिंग कराएंगे घर का सिल्वर का, वाह, दिस इज़ नॉट अफोर्डेबल नहीं। तो सिल्वर के बाद जो अगला जो अच्छा कंडक्टर है दैट इज़ कॉपर। तो हम कॉपर की वायरिंग करवा लेते हैं सब जगह। आपके घर में सब जगह कॉपर होगा, चाहे एल्यूमिनियम होगा, यही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। समझे कि नहीं? हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कि आप जैसे ही ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा बताइए तो? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो? क्या होगा? इंक्रीज। तो इसलिए तो केवल नहीं बोली कि दोनों में से कोई एक बोलना था तो हम बोल दिए, कुछ भी मतलब बोल देते हैं। इंक्रीज होगा कैसे? उसका पार्ट जो मेटल है उसका पार्टिकल्स बोलो बोलो, सुन रहे हैं हम, बोलो। यस, ताके लगी एकदम भयानक टाइप से। अपना बेटी ब्याह करेगी काम से? हाँ बोल। हाँ, यस, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज, हाँ। क्यों? क्योंकि उसको हीट देंगे तो वो और तेजी से मूव करने लगेगा। और तेजी से मूव करेगा। वाह तगड़ा, क्या बात बोली लेडीज।
ओके, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा इसलिए बिकॉज आप जब मेटल को हीट करिएगा तो खाली वैलेंसी शेल हीट करेगी रे ढोड़ी, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ना हीट हुआ तो कर्नल भी तो हीट हुआ, कर्नल हीट होगा तो उसका भी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वो भी तो सुई 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 ऐसे ऐसे घूमेगा, तो आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी उसके रास्ते में जो है वो पूरा का पूरा ये बाधाएं आ जाएंगी, समझ गए, तो उसके मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, समझ गए। जैसे कुल मिला के बात यहाँ पर यह है, अगर मान लीजिए कि रोड अगर खाली है तो आप सुई सुई करके निकल सकते हो, लेकिन अगर गाड़ियाँ चल रही हैं तब क्या करिएगा, सुई सुई करिएगा, हैं हो जाओगे पट से, समझ गए, तो वो रुकेगा। क्लियर। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देने से ये होता है। इसलिए हम कोई भी चीज़ आप देखते हो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर उसको गर्म हो रहा होता है तो फिर वो अच्छा नहीं होता है, और गर्म हो के एक बार आग पकड़ लेगा फिर, समझे कैसे आग लग जाता है बिजली से, इसी वजह से। क्लियर है। चलिए बहुत बेहतरीन, मेरे ख्याल से जगह हो गया ख़त्म, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, चलिए बहुत बेहतरीन, फिर क्लियर है, कोई दिक्कत, एनी इश्यूज, आगे बढ़ा जाए तो। ओके, सो नंबर 9, फाइन। 9, लेट अस गो विथ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी नाम से क्लियर होगा, थर्मल कंडक्टिविटी बोले तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो कैसा कर सकता है, तो कोई भी मेटल जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है थर्मल कंडक्टिविटी के हिसाब से, ठीक है, हीट को वो बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकता है, इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, ठीक है, आप इसमें लिख लीजिए गुड कंडक्टर। अगेन सेम घूम गर्म करिएगा तो सब एकदम पूरा भयानक टाइप से चीज करने लगे, ठीक है, कोई दिक्कत। थर्मल कंडक्टिविटी। नंबर 10, सोनोरिसिटी, या हम ये बोल सकते हैं कि मेटल्स आर वेरी सोनोरस। क्या होता है इसका मतलब सोनोरस, हाँ दे साउंड, ठीक है, उनका जो साउंड होता है, जैसे मंदिर में जो घंटा टन 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 करता है अलग टाइप से, है ना, स्कूल बेल जो करता है टिडिंग टिडिंग टिडिंग, तुम लोग का स्कूल बेल कैसा करता है, हम लोग का स्कूल बेल को मिर्गी मार देता पट से, तो स्विच दबा देता, नहीं कर लगता, तुम लोग स्कूल में ऐसे वाला है हैं, हाँ, अरे भोम, मतलब कि मेटल्स have got a unique sound when they are made to strike, right, when they are made to strike, collide ये कह लो, स्ट्राइक कर लो, कोलाइड कह लो, जब टकराएंगे तो वो आवाज़ अलग ढंग से करेंगे, है कि नहीं, जैसे टीना देखिए, टीना टीन उसको पीटिए वो अलग टाइप से आवाज़ करेगा, लोहा उसको पीटिए अलग से आवाज़ करेगा, टिन 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 करेगा जी, है लोहा टिन 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 करता है, राइट जी। सो आई गेस कितने हो गए, 10 हो गए मेरे ख्याल से, 5 नंबर के लिए काफ़ी होगा नहीं, राइट, तो याद जरूर कर लीजिए, एमसीक्यू है इसलिए पता नहीं क्या पूछेगा क्या नहीं, तो क्या है, हाँ तो कर लीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है, एमसीक्यू नहीं है तो और भी मतलब बोल दिया कि व्हाट डू वी कॉल दिस प्रॉपर्टी, ऐसा बोल देगा तो फिर आपको याद करना होगा, क्लियर है। तो ये वाला जो है वो आप लिख लेंगे 10 के 10 प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड विल कंटिन्यू विद द लेक्चर टुमारो, कल हम लोग लेक्चर को जो कंटिन्यू करेंगे, आप सारे के सारे 10 को जो है वो ऑर्डर में लिख के लाएंगे, इसी के हिसाब से हम लोग जो है वो नॉन मेटल्स वाले को देखेंगे, ठीक है, क्लियर, थोड़ा सा केवल समय लगेगा नॉन मेटल्स वाले में, आराम से उसको क्लियर कर लो, हाँ इसका जस्ट उल्टा होगा, हाँ उल्टा ही होना है, चलो ठीक है, इसको जब जस्ट कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्या है कि नहीं, लेकिन कंप्लीट अभी तुम लोग बता ही नहीं, अभी हमको जो है वो कौन कौन से ऑर्डर में बोले थे हमको याद नहीं है, लेडीज, चलिए ठीक है, इसको मिटाइए फिर, चलिए आगे बढ़े। सो नेक्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, जस्ट इसका उल्टा करना है, कर देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। चलिए सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या बताए थे, हार्ड होता है, राइट, हार्ड होता है, तो नॉन मेटल जो होगा, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर, वो जनरली सॉफ्ट ही होता है, ठीक है,
इसमें केवल आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है. एक्सेप्शन, कैन यू गेस? डायमंड. डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस वी हैव एवर गॉट. डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट वी हैव एवर गॉट. अब तक जो हमें जितनी भी मजबूत चीज़ें मिली है उसमें से डायमंड सबसे मजबूत होता है. ठीक है, ओरिजिनल डायमंड है फिर तो करना ही नहीं. देखो कोहिनूर, हथौड़ी मारेगी हथौड़ी टूट जाएगा, हीरा नहीं टूटेगा. हाँ बुझी. हाँ, एक्सेप्शन हमारा डायमंड. डायमंड जो कि नॉन मेटल है बट बहुत हार्ड होता है. क्लियर? ओके, नंबर 2 क्या था? लस्ट्रस. ओके, सो नॉन मेटल्स जो होते हैं आर नॉन लस्ट्रस. मतलब नॉन मेटल जो है वो जी ये चमकित ना हो. लिख लेना एक्सेप्शन में. राइट, सो वी हैव गॉट एक्सेप्शन अगेन लाइक डायमंड एंड कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म. बोले तो क्रिस्टल्स ऑफ सम नॉन मेटल्स. क्रिस्टल्स ऑफ सम नॉन मेटल्स लाइक आयोडीन. आयोडीन के क्रिस्टल्स चमकते हैं जो कि वो है नॉन मेटल. क्लियर? ओके, नंबर 3 क्या था बोली? बस 2 को खाली याद कर ली थी भी सब. ओके, सो नॉन मेटल्स आर मोस्टली फाउंड इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. लिक्विड या गैसियस स्टेट में ही आपको ज़्यादातर मिलेंगे. समझ गए? अगेन वी हैव गॉट एक्सेप्शन ओवर हियर, दैट इज ब्रोमीन सॉलिड होता है. राइट, आयोडीन सॉलिड होता है. लिक्विड और गैसेस में ज़्यादा मिलेंगे आपको, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. नॉन मेटल्स की भी बहुत भूमिका है, अच्छी खासी भूमिका इसमें भी है, बिकॉज ढेर सारी चीज़ें होती है जो नॉन मेटल से बनता है. केवल मेटल से होता है वैसा कोई बात नहीं. बुझ गए? ओके, इसके बाद क्या था? हाँ, सो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं. वाई? बिकॉज मेटेलिक बॉन्ड कम होगा, नॉन मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा है. चलिए, क्लियर? आगे बताओ और बोलो. इसके बाद सीधा मेलेबल होगा. आई गेस वन मोर थिंग इज शूटिंग ओवर हेयर. कॉपी में जब लिखेगी तो देख के लिख लेगी. चलिए ठीक है. सो नॉन मेटल्स आप देखेंगे तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल. वो जो है वो मेलिएबल नहीं है. मतलब आप उसको पतले पतले शीट्स में आप उसको नहीं कर सकते. जैसे क्लोरीन गैस है, तुम उसको कैसे शीट में लाएगी? समझ गए? नंबर 6, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. आप उसको वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते. अगेन ऑक्सीजन गैस है, उसको तार में कैसे लाएगी? कैसे कन्वर्ट होगा? समझ गए? उसके बाद नंबर 7, थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो नॉन मेटल्स की बहुत बेकार है. ठीक है, पुअर कंडक्टर्स हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. ठीक है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. वही आप नंबर 8 जाइएगा जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये भी बहुत पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं. पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. बस यहाँ पे एक हमारा एक्सेप्शन है. वी हैव एन एक्सेप्शन ओवर हियर एंड दैट इज ग्राफाइट. ग्राफाइट इज अ नॉन मेटल और एलोट्रोप ऑफ कार्बन है. ये कार्बन का एलोट्रोप होता है, मतलब कि कार्बन का एक फॉर्म है. डायमंड क्या है? कार्बन का एक फॉर्म है. समझ गए? उसी प्रकार से ग्राफाइट भी एक जो है कार्बन का फॉर्म है. तो ये जो है वो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाती है. आपका पेंसिल का लीड ग्राफाइट. समझ गए? ओके, नंबर 8 हो गया. शैल आई राइट ओवर हियर नंबर 9? हाँ देखो डेंसिटी वाला बच गया है ना. तो डेंसिटी जो होता है वो नॉन मेटल्स की बहुत कम होती है, वो बहुत कम होती है. साइन दे दे रहे आप, लिख लीजिएगा.
डेंसिटी बहुत कम होती है। क्लियर। उसके बाद नंबर 10 सोनोरस, राइट, तो नॉन मेटल आवाज़ नहीं करता है, साफ बात। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये रहा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर, फाइन, ओके, ग्रेट। अच्छा, नॉन मेटल्स के बारे में एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पे मेटल्स जो है ना, मेटल्स जो है आप इनको रॉ फॉर्म में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड इन रॉ फॉर्म। बोले तो केवल मेटल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक है, तो नॉन मेटल को आप रॉ फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब कि आपको उसको जो थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यू विल हैव टू प्रोसेस इट। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक कि आप गेहूँ उगाए, हमको मालूम है कि गेहूँ से आटा रोटी बनेगा, तो रोटी अल्टीमेटली हम खाइए लेंगे, ऐसा करते हैं गेहूँ चबा लेते हैं, हाँ, रोटी का आनंद आएगा नहीं ना, प्रोसेसिंग की जरूरत है ना, ठीक वैसे ही नॉन मेटल जो होते हैं आप उसको कच्चा नहीं कर सकते हैं, उसको आपको थोड़ा सा फर्दर प्रोसेस करने की आवश्यकता पड़ती है। आई माइट बी यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स ऑक्साइड्स फॉर्म, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जा करके वो यूजेबल होगा, समझ गए? अदरवाइज रॉ में आप उसको यूज़ नहीं कर पाए। क्लियर, एनी इश्यूज? चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे।